वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे प्रश्न संग्रह 1.5। बच्चों, प्रश्न संग्रह 1.5 में आपको शाब्दिक प्रश्न दिए जाएंगे, उससे आपको युगपत समीकरण बनाना है, फिर उसे हल करना है। समझ में आ रहा है? अब तक क्या होता था, हमें युगपत समीकरण दिया जाता था और हम लोग उसको क्या करते थे, हल करते थे। और बच्चों, युगपत समीकरण हल करने के लिए हमारे पास तीन विधि है, विलोपन विधि, आलेख विधि और क्रैमर का नियम। ये तीन विधि से हमने युगपत समीकरण को हल किया है। प्रश्न संग्रह 1.5 में जो हमें युगपत समीकरण मिलेगा उसको किस विधि से हल करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? हम चाहे तो विलोपन विधि से उसको हल कर सकते हैं, हम चाहे तो आलेख विधि से उसको हल कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्रैमर के नियम से हल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप आलेख विधि से उसको हल मत कीजिए, क्योंकि आलेख विधि में काफी टाइम जाता है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम लोग विलोपन विधि से उसको हल करेंगे। आप चाहे तो उसको क्रैमर विधि से भी हल कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न संग्रह 1.5 का पहला सवाल। समझ में आ रहा है? तो आपको दिया है प्रश्न नंबर 1, दो संख्याओं का अंतर 3 है। बच्चों, यहां पर सबसे पहले आपको दिया है कि दो संख्या है और दो संख्या का अंतर कितना है, 3 है। समझ में आ रहा है? उसके बाद आपको दिया है बड़ी संख्या का 3 गुना और छोटी संख्या के दुगने का योगफल 19 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब वो संख्या कौन सी है हमें नहीं पता है। बच्चों, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर दो कंडीशन दी है, दो शर्त दी हुई है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर 3 है, ये आपको पहली शर्त दी है। समझ में आ रहा है? ये क्या दिया आपको, पहली शर्त। ठीक है, यहां पर आपको दिया है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 3 है। अब वो संख्या कौन सी है हमें नहीं पता है। समझ में आ रहा है? तो बच्चों, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का अंतर कैसे निकालते हैं। समझ में आ रहा है? सपोज करो मेरे पास दो संख्या है 20 और 16। समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि दो संख्याओं के बीच का अंतर कैसे निकालते हैं। अब यहां पर मेरे पास 20 और 16 ये दो संख्या है। अब मुझे इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है। तो बच्चों, दो संख्याओं का अंतर निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको देखना है कि दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। अब यहां पर 20 यह बड़ी संख्या है, ठीक है। उसके बाद 16 यह छोटी संख्या है, ठीक है। अगर मुझे इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? बच्चों, याद रखना है, जब भी आप दो संख्याओं के बीच का अंतर निकालते हो तो बड़ी संख्या में से आपको माइनस करना पड़ेगा छोटी संख्या को। समझ में आ रहा है? तो यहां पर मैं लिख देता हूं बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ठीक है। अगर आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दोनों के बीच का अंतर मिलेगा। समझ में आ रहा है? अब यहां पर देखिए, बड़ी संख्या कितनी है 20 माइनस छोटी संख्या कितनी है 16। 20 में से 16 को माइनस करो, कितना आएगा 4। अब ये जो 4 है वो क्या है, दोनों के बीच का अंतर है। समझ में आ रहा है? इस तरह से आपको दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालने आना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब यहां पर आपको क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर 3 है। अब वो कौन सी संख्या है हमको नहीं पता है। समझ में आ रहा है? ना तो हमें बड़ी संख्या पता है और ना हमें छोटी संख्या पता है। समझ में आता है? एक काम करते हैं, बड़ी संख्या को हम लोग x ले लेते हैं, ठीक है, और छोटी संख्या को हम लोग y ले लेते हैं। समझ में आ रहा है? अब हमें संख्या नहीं पता है वो कौन सी है, तो बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y। समझ में आ रहा है? और दोनों के बीच का अंतर कितना दिया आपको, 3 दिया है। समझ में आ रहा है? अब देखो, बड़ी संख्या क्या है x माइनस छोटी संख्या क्या है y बराबर, अब दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का अंतर आपको कितना दिया है, 3 दिया है। ये हो जाएगा समीकरण 1। समझ में आ रहा है? इस तरह से आपको समीकरण बनाना है। समझ में आ रहा है? तो अब तक हमने क्या किया, बड़ी संख्या को x लिया और छोटी संख्या को y लिया। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है, ठीक है। अब जो पहली शर्त थी उससे आपको पहला समीकरण मिला, तो यहां पर लिखना पड़ेगा प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 3। समझ में आ रहा है? बड़ी संख्या
माइनस छोटी संख्या, दोनों के बीच का अंतर कितना दिया है, 3 दिया है। ये हो जाएगा समीकरण 1। समझ में आ रहा है। अब दूसरी शर्त आपको क्या दी है, दूसरी शर्त आपको दी है बड़ी संख्या का 3 गुना। ठीक है, अब यहां पर क्या बोला है, ये जो बड़ी संख्या है उसका कितना गुना बोला है, 3 गुना बोला है। तो यहां पर हो जाएगा बड़ी संख्या गुने 3, बड़ी संख्या का 3 गुना। और आगे क्या बोला है, और छोटी संख्या के दुगने का योगफल 19 हो। अब आगे क्या बोला है, छोटी संख्या के कितना गुना, दुगना। समझ में आ रहा है। अब तक आपको क्या दिया है, बड़ी संख्या का 3 गुना और छोटी संख्या के दुगने का योगफल, योगफल मतलब क्या हो जाएगा, प्लस दोनों का योगफल कितना दिया है, 19 दिया है। समझ में आ रहा है। तो यहां पर आपको दूसरा कंडीशन क्या दिया है, बड़ी संख्या का 3 गुना और छोटी संख्या के दुगने का योगफल कितना हो, 19 हो। तो वह संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। समझ में आ रहा है। ये आपको दिया है दूसरा कंडीशन। समझ में आ रहा है। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या का 3 गुना छोटी संख्या के दुगने का योगफल कितना हो, 19 हो। समझ में आ रहा है। यह आपको दिया है दूसरी शर्त। समझ में आ रहा है। पहली शर्त से हमें पहला समीकरण मिला, दूसरी शर्त से हमें दूसरा समीकरण मिल चुका है। समझ में आ रहा है। अब यहां पर हमें युगपत समीकरण मिल चुका है। ठीक है, अब इसे कौन सी विधि से हल करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे तो आप विलोपन विधि से हल करो या तो आप क्रैमर के नियम से हल करो। नॉर्मली लोग आलेख विधि का यूज यहाँ पर नहीं करते क्योंकि उसमें काफी टाइम चला जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर विलोपन विधि का यूज करेंगे जो हमने प्रश्न संग्रह 1.1 में किया था। समझ में आ रहा है। तो फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए हमारे पास दो समीकरण है। ठीक है, हमारे पास दो समीकरण है। पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 3, दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 90। अब यहां पर सबसे पहले हमें समान जोड़ी देखनी है। अब देखिए x और 3x समान जोड़ी है क्या, नहीं है। y और 2y समान जोड़ी है क्या, नहीं है। मतलब मुझे समान जोड़ी बनानी पड़ेगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप x को समान करते हो कि y को समान करते हो। अब फिलहाल मैं यहाँ पर y को समान करूंगा। ठीक है, y के साथ यहाँ पर 2 है तो 2 का गुणा समीकरण 1 में करेंगे। y के साथ यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 होगा तो 1 का गुणा समीकरण हम लोग 2 में करेंगे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 का गुणा समीकरण 1 में करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए 2 का गुणा करेंगे समीकरण 1 में, 2 का गुणा x में करोगे क्या हो जाएगा 2x। तो यहां पर आएगा 2x माइनस 2 का गुणा y में करोगे 2 इंटू वाई क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 3 का गुणा 2 में करोगे 3 गुना कितना हो जाएगा 6। इसको दे दो समीकरण नंबर 3। ठीक है, उसके बाद 1 का गुणा अगर आप समीकरण 2 में करोगे तो वही समीकरण मिलने वाला है। तो मैं एज इट इज लिख देता हूं, क्या आएगा समीकरण 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखो समान जोड़ी बन चुकी है और यहां पर चिन्ह क्या है, असमान चिन्ह है। असमान चिन्ह होगा तो हमको क्या करना है, समीकरण को प्लस करना है। ठीक है, तो यहां पर लिखना पड़ेगा समीकरण 1 तथा समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 और यहां पर क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 90। हमें दोनों समीकरण को प्लस करना है। ठीक है, अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, माइनस 2y प्लस 2y क्या हो जाएगा कैंसल। उसके बाद में 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू
6 और 19, 19 और 6 कितना हो जाएगा 25। अब 5 यहाँ पर गुणे में इधर गए तो क्या हो जाएगा बट्टे में, तो x का मान कितना आएगा 25/5, ठीक है। 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, x का मान कितना आएगा 5। समझ में आ रहा है। अब हमें x का मान मिला है, उसके बाद हमें किसका मान निकालना है y का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा x बराबर 5 समीकरण। अब आपके पास 4 समीकरण किसी में भी रख दो, ठीक है। हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या दिया है, सिंस x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। x का मान कितना है 5 माइनस y बराबर 3। अब ये 5 यहाँ पर प्लस में इधर गए तो क्या हो जाएगा माइनस, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 5, माइनस वाई इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ पर देखिए 3 में से 5 नहीं जाएगा, 5 में से 3 को माइनस करो कितना आएगा 2 आएगा, बड़ा नंबर 5 है, साइन कौन सा है माइनस का, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, तो y का मान कितना आएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर x का मान कितना है 5, y का मान कितना है 2, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या लिया था, x क्या है बड़ी संख्या और y क्या है छोटी संख्या, बड़ी संख्या 5 है और छोटी संख्या कितनी है 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फाइनल आंसर में लिखना पड़ेगा वह संख्या 5 तथा 2 है, ठीक है। इस तरह से आपको फाइनल आंसर लिखना है। अगर आप 5 और 2 का अंतर निकालोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पर वह संख्या कौन सी होगी 5 और 2, इस तरह से इसको हल करना है। अब हम करेंगे प्रश्न संग्रह 1.5 का दूसरा सवाल, ठीक है। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक कृति दी गई है, ठीक है, जिसे हमें हल करना है। बच्चों यहाँ पर दिया है कृति पूर्ण कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर बोला है मैं आयत हूं, यहाँ पर आपको एक आयत दी गई है, ठीक है। उसके बाद आयत की लंबाई, ठीक है, और आयत की चौड़ाई आपको दी गई है। उसके बाद आपको बोला है x और y का मान ज्ञात कीजिए, और नीचे एरो देखिए आपको बोला है मेरा क्षेत्रफल और परिमिति ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है। यहाँ पर आपको एक आयत दी गई है, आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई आपको दी है। उसके बाद आपको x और y का मान ज्ञात करने के लिए बोला है, और उसके बाद आपको आयत का क्षेत्रफल और आयत की परिमिति ज्ञात करनी है। समझ में आ रहा है। और हमें फिलहाल इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। बच्चों आपने सुना होगा बचपन से आयत की समभुजाएं समान होती है। आपने बचपन से सुना होगा आयत की जो आमने सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है समान होती है। उसका मतलब क्या होता है, अगर ये भुजा 10 सेंटीमीटर है तो सामने वाली भुजा कितनी रहेगी 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ आमने सामने वाली भुजा क्या होगी समान होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आयत की लंबाई कितनी है 2x + y + 8, और यहाँ पर आयत की लंबाई कितनी है 4x - y, ठीक है। अब ये दोनों बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये आमने सामने वाली भुजा है। समझ में आ रहा है। तो फिलहाल हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा हल। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं सिंस आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती है, समान होती है, इसलिए क्या हो जाएगा ये दोनों लंबाई क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे 2x + y + 8 किसके बराबर हो जाएगी 4x - y। अब इसको हम हल करेंगे तो हमें पहला समीकरण मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों यहां पर एक काम कीजिए, 4x और -y को लेफ्ट में लेकर जाइए तो क्या हो जाएगा 2x + 4x, इधर के तो क्या हो जाएगा -4x, यहाँ पर क्या है +y। अब -y इधर के तो क्या हो जाएगा +y = +8, इधर के तो क्या हो जाएगा -8। हमने क्या किया है चर को हमने लेफ्ट में लिया है, अचर को हमने राइट में लिया है, ठीक है। अब यहां पर बच्चों 2x - 4x, 2x - 4x, 2 में से 4 को माइनस नहीं कर सकते, 4x में से 2x को माइनस करो कितना आएगा 2x। बड़ा नंबर कौन सा है 4x, साइन कौन सा रहेगा माइनस का, ठीक है। तो यहां पर क्या बचेगा -2x प्लस y, और y क्या हो जाएगा 2y = -8, ठीक है। बच्चों यहां पर ध्यान से देखिए शुरुआत में माइनस है, शुरुआत में माइनस नहीं होता,
माइनस से गुणा कर दो। समझ में आ रहा है? जब इसको आप माइनस से गुणा करोगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब माइनस 2x है क्या हो जाएगा, प्लस 2x, माइनस 2y क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस 2y क्या हो जाएगा, माइनस 2y बराबर माइनस 8 क्या हो जाएगा, प्लस 8। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आयत की चौड़ाई कितनी है 2y और यहाँ पर कितना है x प्लस 4। अब ये दोनों आमने सामने वाली भुजाएं, ये दोनों भी भुजाएं क्या होंगी, समान होगी। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा therefore, क्या लिखोगे, x प्लस 4 बराबर किसके हो जाएगा, 2y के। अब एक काम करो, चर को लेफ्ट में ले लो और अचर को राइट में ले लो, तो आपको समीकरण क्या मिलेगा, x। अब प्लस 2y इधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y बराबर प्लस 4 को इधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा, माइनस 4। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, और अभी आपको 2 समीकरण मिल चुके हैं। अब इससे हमें हल करना है। अब यहाँ पर देखिए समान जोड़ी है क्या, x और 2x समान जोड़ी नहीं है। आगे देखो माइनस 2y समान जोड़ी है और समान चिन्ह है। समान चिन्ह होगा तो मुझे समीकरण को क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 और समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। बच्चों जब भी आप माइनस करोगे एक लाइन छोड़ के आपको लाइन खींचनी है। क्यों करना है, क्योंकि जब आप माइनस करते हो तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अब ये प्लस x है क्या हो जाएगा, माइनस x, माइनस 2y क्या हो जाएगा, प्लस 2y, माइनस y क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस 4 क्या हो जाएगा, प्लस 4। ठीक है, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो माइनस 2y और प्लस 2y क्या हो जाएगा, कैंसल। 2x माइनस x, ठीक है, 2x में से माइनस करना है x को, यहां पर कुछ नहीं मतलब क्या होगा, 1 होगा। 2 में से 1 को माइनस करो कितना आएगा, 1, और यहाँ पर क्या बचेगा, x। ठीक है, बड़ा नंबर 2x है तो चिन्ह प्लस का आएगा, लेकिन प्लस का चिन्ह हम लोग नहीं लिखेंगे। मतलब यहाँ पर x का मतलब यहाँ पर आंसर क्या आएगा, सिर्फ x आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, ठीक है, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, सो यहाँ पर x का वैल्यू कितना मिलेगा, 12। अब x का वैल्यू हमें मिला है, अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, y का। ठीक है, तो एक काम करते हैं, x का मान या तो आप 1 में रखो या तो आप 2 में रखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर इजी कौन सा लग रहा है, मुझे फिलहाल 2 लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, x बराबर 12 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, लिख दीजिए पहले। समीकरण 2 है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, x का मान कितना है, 12 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। अब ये प्लस 12 है, इधर के तो क्या हो जाएगा, माइनस 12। सो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 12, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 12, माइनस 4 माइनस 12। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। मतलब मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16। बड़ा नंबर कौन सा है, 12, चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का, तो यहाँ पर आएगा माइनस 16। ठीक है बच्चों, यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल। क्या बचा, 2y इज इक्वल टू 60। बच्चों यहाँ पर 2 गुणे में, इधर के तो क्या होगा, बट्टे में, तो y का मान कितना आएगा, 16/2। ठीक है, अब 2 से ये कट हो रहा है, कट कर दो, 2 एकम 2, 2 अट्टे 16, तो y का मान कितना आएगा, 8। ठीक है, 8। चलो अभी फिलहाल हमें x और y का मान मिल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल और आयत की परिमिति ज्ञात करनी है। बच्चों आयत का क्षेत्रफल और परिमिति ज्ञात करने के लिए हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आयत की लंबाई कितनी है, 2x प्लस y प्लस 8, और यहाँ पर कितना दिया, 4x माइनस y। अब ये दोनों बराबर है, दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हो। समझ में आ रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, x और y का मान यहाँ पर रखना पड़ेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आयत की लंबाई में आप ये वाला बहुपद लेते हो या फिर ये वाला लेते हो। समझ में आ रहा है, दोनों का मान एक ही निकलेगा। ठीक है,
तो फिलहाल हम यहां पर लिख देते हैं सिंस आयत की लंबाई बराबर, अब दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हो। मैं यहां पर ये छोटा वाला ले लेता हूं, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू, अच्छा 4 इंटू एक्स का मान कितना है, x का मान कितना है 12, सो 12 माइनस y का मान कितना है 8 बराबर 12 चौक कितना होगा 48 माइनस 8, 48 में से 8 को माइनस करो कितना आएगा 40। तो यहाँ पर सेंटीमीटर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इकाई। ठीक है, तो हमें आयत की लंबाई कितनी मिली है 40 इकाई, आयत की लंबाई। ठीक है, आयत की लंबाई कितनी है 40 इकाई। अब उसके बाद निकालेंगे आयत की चौड़ाई। अब देखो यहाँ पर मैंने x और y का मान यहाँ पर रखा है, आप चाहे तो ये भी ले सकते हो। अगर सपोज करो आप ये लेते 2x प्लस वाई प्लस 8, 2 इंटू एक्स का मान कितना है 12 प्लस y का मान कितना है 8 प्लस 8, 12 दूना 24, ठीक है, प्लस y का मान कितना है 8 प्लस 8, 24 प्लस 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, 24 और 16 कितना हो जाएगा 40। समझ में आ रहा है, मतलब दोनों में से आप कोई भी लो, आपको लंबाई एक ही मिलने वाली है। ठीक है, फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूं। चलिए, आयत की चौड़ाई के लिए हम लोग 2y ले लेते हैं, फटाफट सोल्व हो जाएगा। आप चाहे तो x प्लस 4 भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आयत की चौड़ाई बराबर 2y बराबर, ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा 2 इंटू y का मान कितना है, y का मान कितना है 8, ठीक है 8, सो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, और यहां पर मैं इकाई लिख देता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा आयत की चौड़ाई। अभी हमारे पास आयत की लंबाई भी है और आयत की चौड़ाई भी है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, आयत का क्षेत्रफल और आयत की परिमिति। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा सिंस आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे आयत की चौड़ाई। ठीक है, अब आयत की लंबाई कितनी है 40 गुणे आयत की चौड़ाई कितनी है 16। अब ये दोनों को गुणा कर दो। ठीक है, तो हमको 16 को गुणा करना है 40 से, 0 से गुणा करोगे 0 0 आएगा। ठीक है, 6 चौक कितना होगा 24, हासिल 2, 4 एकम 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, सो 0 4 6, आंसर कितना आएगा 640। अब क्षेत्रफल है तो यहां पर क्या लिखोगे वर्ग इकाई। ठीक है, ये हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। इसके बाद हमें निकालना है आयत की परिमिति। ठीक है बच्चों, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हमें निकालना है आयत की परिमिति। बच्चों, आयत की परिमिति होती है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, आयत की परिमिति होती है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 2 गुणे आयत की लंबाई कितनी है 40 प्लस आयत की चौड़ाई कितनी है, आयत की चौड़ाई कितनी है 16। तो यहां पर आएगा 2 गुणे 40 और 16, 40 प्लस 16, 6 और 0 6, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो यहां पर आएगा 56। ठीक है, 2 से 56 को गुणा कर दो, 6 दूनी 12, हासिल 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11। ठीक है, तो आयत की परिमिति आएगी 112 इकाई। ठीक है, इस तरह से इसको हल करना है। समझ में आ रहा है? अभी फाइनल आंसर आपको लिखना पड़ेगा। आपको क्या निकालना था, x और y का मान निकालना था, क्षेत्रफल और परिमिति निकालनी थी। तो आपको फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा, आंसर x बराबर कितना है 12, y बराबर कितना है 8। ठीक है, फिर आपको लिखना पड़ेगा आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल कितना आया 640 वर्ग इकाई। ठीक है, और आयत की परिमिति, आयत की परिमिति कितनी आई 112 इकाई।
ये आपको फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से इसको हल करना था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, पिता की आयु में पुत्र की आयु का दुगुना जोड़ने पर योगफल 70 प्राप्त होता है। ये आपको पहली कंडीशन दी है। समझ में आ रहा है? आपको पहली शर्त क्या दी है? पिता की आयु में पुत्र की आयु का दुगना जोड़ने पर योगफल कितना प्राप्त होता है? 70। उसके बाद आपको दूसरी कंडीशन दी है, पुत्र की आयु में पिता की आयु का दुगना जोड़ने पर 95 प्राप्त होता है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब यहां पर पिता और पुत्र, इन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब फिलहाल हमें दोनों की वर्तमान आयु नहीं पता है, तो एक काम कर लीजिए, आपको यहां पर मानना पड़ेगा। तो यहां पर लिखोगे हल माना पिता की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा x वर्ष, ठीक है, और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा y वर्ष। अब हमने x और y क्यों लिया है? क्योंकि हमें पिता और पुत्र दोनों की आयु नहीं पता है, तो हमने यहाँ पर पिता की आयु x ले ली और पुत्र की आयु y ले ली। समझ में आ रहा है? अब आपको पहली शर्त क्या दी है? पिता की आयु में, मतलब जो पिता की आयु है उसमें पुत्र की आयु का दुगुना जोड़ने पर योगफल 70 प्राप्त होता है। तो यहां पर हमको लिखना पड़ेगा, प्रथम शर्तानुसार, ठीक है, मतलब पहली शर्त के आधार पर क्या दिया है? पिता की आयु में, अब पिता की आयु कितनी है? x। पिता की आयु में पुत्र की आयु का दुगुना जोड़ने पर, ठीक है, पिता की आयु में पुत्र की आयु क्या है? y। पिता की आयु में पुत्र की आयु का दुगुना, दुगुना मतलब 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, पिता की आयु में पुत्र की आयु का दुगुना जोड़ने पर योगफल कितना प्राप्त होता है? 70 प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है? तो पहला समीकरण क्या हो जाएगा? x + 2y = 70। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब दूसरी शर्त क्या दिया है? और पुत्र की आयु में पिता की आयु का दुगुना जोड़ने पर 95 प्राप्त होता है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले यहां पर लिख देते हैं, द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। आपको क्या बोला है? पुत्र की आयु में, पुत्र की आयु क्या है? y, ठीक है। पुत्र की आयु में पिता की आयु का दुगना जोड़ने पर, पुत्र की आयु में पिता की आयु का दुगना जोड़ने पर क्या बोला है? 95 प्राप्त होता है। तो यहां पर पुत्र की आयु में पिता की आयु का दुगना जोड़ने पर आंसर कितना प्राप्त होता है? 95। ये हो जाएगा समीकरण 2। सबसे पहले इसको एक काम करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। 2x को पहले लिख लो, 2x + y = 95। अब हमें 2 समीकरण मिल चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इन दोनों को हल करना है। समान जोड़ी है क्या? समान जोड़ी नहीं है, समान जोड़ी बनानी पड़ेगी। तो एक काम करो, समान जोड़ी बनाने के लिए या तो x को समान करो या तो y को समान करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? फिलहाल यहाँ पर मैं x को समान कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 2x है, x के साथ कितना है? 2। तो एक काम करते हैं, 2 का गुणा समीकरण 1 में कर देते हैं। यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं मतलब 1 होगा, 1 का गुणा समीकरण 2 में कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, 1 से गुणा करने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 में 2 से गुणा करो, 2 × x क्या हो जाएगा? 2x प्लस
2 दूनी कितना हो जाएगा 4, y इज इक्वल टू 70 का गुणा 2 में करोगे, ठीक है, 70 का गुणा 2 में करोगे कितना आ जाएगा 140। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब 1 का गुणा समीकरण 2 में करोगे तो वही समीकरण आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो यहां पर समीकरण 4 क्या हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 95। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब समान जोड़ी है और चिन्ह भी क्या है, दोनों का समान है। यहां पर कुछ नहीं मतलब प्लस, यहां पर कुछ नहीं मतलब प्लस। समान जोड़ी समान चिन्ह, समान चिन्ह होगा तो हमें समीकरण को क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है। चलो, सो समीकरण 3 क्या है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140। समीकरण 4 क्या है 2x प्लस y इज इक्वल टू 95, ठीक है। माइनस कर दो तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 2x से माइनस 2x हो जाएगा, प्लस y का माइनस y हो जाएगा, प्लस 95 का माइनस 95 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर प्लस 2x और माइनस 2x क्या हो जाएगा, कैंसल। यहां पर देखिए 4y माइनस y, ठीक है। ये वाला साइन नहीं लेना है, नीचे लेना है माइनस y। 4 में से अब यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 रहेगा, 4 में से 1 कितना बचेगा 3 और यहाँ पर y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा 3y इज इक्वल टू 140 में से माइनस करेंगे 95 को, ठीक है। 0 में से 5 नहीं जाएगा, हाथ से लेगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 3 बचा है, 3 में से 9 नहीं जाएगा, 1 हाथ से लेगा, ठीक है। 13 में से 9 को माइनस करो, 10 11 12 13 कितना आएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 45 और बड़ा नंबर 140 है, साइन प्लस का ही होगा, ठीक है। अब ये 3 यहाँ पर गुणे में, इधर के तो क्या होगा बट्टे में, तो y का मान कितना आएगा 45/3। अब 3 से इसको कट करना है, ठीक है। तो कट कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 बचे 15, तो y का मान कितना आएगा 15। अब फिलहाल हमें y का मान मिला है, अब हमें किसका मान निकालना है x का। तो एक काम कर दो, y बराबर 15 समीकरण, अब आपके पास 4 समीकरण है, किसी में भी रख दो, सबसे इजी कौन सा है, मैं फर्स्ट में रखता हूं, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है लिख दीजिए यहां पर x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा x प्लस 2 इंटू y का मान कितना है 15 बराबर 70। सो x प्लस 15 दो में कितना हो जाएगा 30 बराबर 70, ठीक है। तो यहां पर x, अब देखिए यहां पर प्लस 30 इधर क्या तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां पर x बराबर क्या होगा 70 माइनस 30। सो x बराबर 70 में से 30 को माइनस करो कितना आएगा 40 आएगा। अब यहां पर x क्या था पिता की आयु, y क्या था पुत्र की आयु, ठीक है। मतलब यहां पर पिता की आयु कितनी है 40 और पुत्र की आयु कितनी है 15। तो फाइनल आंसर में आपको लिखना पड़ेगा, आंसर नंबर 1 पिता की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगी 40 वर्ष, ठीक है। और सेकंड पॉइंट पे लिखोगे पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 15 वर्ष, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से 4 अधिक है, अंश और हर दोनों में से 6 घटाने पर हर अंश का 12 गुना होता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है। अब यहां पर आपको भिन्न ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक है। यहां पर ना तो हमें अंश का पता है और ना ही हमें हर का पता है। भिन्न मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं यहां पर लिखता हूं 1/2, ये जो बट्टे वाली संख्या होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भिन्न बोलते हैं। यहां पर जो ऊपर 1 लिखा है वो अंश होगा, नीचे जो 2 लिखा है वो क्या होगा हर। समझ में आ रहा है। अब यहां पर आपको पहली शर्त क्या दी है, आपको पहली शर्त क्या दी है, किसी भिन्न का हर
उसके अंश के दुगने से कितना अधिक है, 4 अधिक है। यह आपको पहली शर्त दी गई है। फिलहाल हम लोग इससे पहला समीकरण बना लेते हैं। समझ में आ रहा है? अब फिलहाल यहाँ पर मुझे अंश और हर का पता नहीं है, तो एक काम करो, आप अंश को x ले लो, हर को y ले लो, तो वो भिन्न क्या हो जाएगा, x अपॉन y हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, माना, क्या लिखोगे, भिन्न का अंश x तथा हर y है, इसलिए वह भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x अपॉन y। समझ में आ रहा है? अब यहां पर लिखोगे, प्रथम शर्तानुसार, पहली शर्त आपको क्या दी है, किसी भिन्न का हर, ठीक है। अब हर यहां पर क्या है, y, अंश क्या है, x, ठीक है। y हर है और x क्या है, अंश, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए, किसी भिन्न का हर, किसी भिन्न का हर मतलब y, किसी भिन्न का हर उसके अंश के, उसके अंश के, अंश यहां पर क्या है, x, ठीक है। तो यहां तक क्या हुआ, किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से, दुगना मतलब क्या हो जाएगा, 2x। समझ में आ रहा है? किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से कितना अधिक है, 4 अधिक है। अधिक बोला तो यहाँ पर +4 करना है। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पर बोलते कि कम है, 4 कम है, तो यहाँ पर माइनस आता। समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक क्या हुआ, किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से कितना अधिक है, 4 अधिक है। मतलब y ये बराबर होगा 2x + 4 के। समझ में आ रहा है? अब एक काम कर लो, अब ये जो 2x है इसको लेफ्ट में लेकर आओ, क्या हो जाएगा, -2x, ठीक है। यहाँ पर क्या है, +y = 4। अब शुरुआत में माइनस नहीं होता, माइनस से गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा, 2x - y = -4। ये हो जाएगा समीकरण 1। समझ में आ रहा है? अब हमने समीकरण 1 बना लिया, अब हमें करना है समीकरण 2। समझ में आ रहा है? अब हमें समीकरण 2 बनाना है, उसके लिए हमें दूसरी शर्त को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी शर्त यहाँ पर क्या बोला है, अंश और हर दोनों में से 6 घटाने पर हर अंश का 12 गुना होता है। अब यहाँ पर क्या बोला है, अंश और हर में दोनों में से कितना घटाना है, 6 को घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, द्वितीय शर्तानुसार, यहां पर क्या बोला है, अंश और हर में से कितना घटाना है, 6 घटाना है। समझ में आ रहा है? यहां पर क्या बोला है, अंश और हर दोनों में से 6 घटाने पर, ठीक है। अंश और हर में से 6 घटाने पर क्या बोला है आगे, हर अंश का 12 गुना होता है। मतलब जो हर होगा, हर मतलब क्या होगा, नीचे वाली संख्या, ठीक है। जो हर होगा वो अंश के कितना गुना होगा, 12 गुना होगा। मतलब अगर अंश 1 रहेगा तो ये कितना होगा, 12 होगा। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पर जो हर होगा वो अंश के कितना गुना होगा, 12 गुना होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, x - y बटे x - 6 अपॉन y - 6 = क्या हो जाएगा, 1/12। समझ में आ रहा है? दूसरी कंडीशन आपको बोली थी, अंश तथा हर दोनों में से 6 घटाने पर जो हर होगा वो अंश के कितना गुना होगा, 12 गुना होगा। मतलब अंश अगर 1 होगा तो ये कितना होगा, 12। अब इसको हल करेंगे और हमें समीकरण 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको फिलहाल हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर x - 6 का गुणा करना पड़ेगा 12 के साथ, बराबर 1 का गुणा करोगे y - 6 के साथ, तो y - 6 ही आएगा, ठीक है। 12 का गुणा दोनों के साथ हो जाएगा, तो 12 × x क्या हो जाएगा, 12x माइनस 12 का गुणा 6 से करोगे, ठीक है। 12 का गुणा 6 से करोगे कितना आएगा, 72 = y - 6। अब y को इधर लेकर आ जाओ, सो 12x - y = 72 को इधर लेके जाओ। अब ये -72 है, इधर क्या तो क्या हो जाएगा, +72। यहाँ पर कितना बचा है, -6 + 72, ठीक है। सो 12x - y =
-6 + 72, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए 6 में से 72 को माइनस नहीं कर सकते, 72 में से 6 को माइनस करो, कितना आएगा, 72 में से 6 को माइनस करो, कितना आएगा, 66 आएगा। अब बड़ा नंबर कौन सा है, 72, तो प्लस का साइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 66, इसको दे दीजिए समीकरण 2। समझ में आ रहा है। अब तक हमें युगपत समीकरण मिल चुका है, अब हमें इसको हल करना है, x और y का मान मिलेगा, ठीक है। तो एक काम कीजिए, समान जोड़ी है क्या, यहाँ पर देखो y -y और यहाँ पर -y समान जोड़ी है और चिन्ह भी क्या है, समान है। अगर समान जोड़ी और समान चिन्ह होगा तो समीकरण को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखोगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर, ठीक है। तो यहां पर क्या मिलेगा मुझे, समीकरण 1 क्या है, 2x - y = -4, समीकरण 2 क्या है, 12x - y = 66, ठीक है। अभी घटाना है तो साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस 12x से क्या हो जाएगा, -12x, माइनस y क्या हो जाएगी, +y, प्लस 66 क्या हो जाएगा, -66, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 2x के साथ में कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, प्लस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 12 2 में से 12 नहीं जाएगा, 12 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 10x आएगा, ठीक है। और यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है, 12x, साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, ठीक है। -y और +y क्या हो जाएगा, कैंसल, इज इक्वल टू माइनस माइनस -4 -66, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मतलब मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, 10 का 0 हंस लगे, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, बड़ा नंबर 66 है तो माइनस का साइन, सो -70, ठीक है। बच्चों यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल, क्या बचेगा, 10x = 70। अब 10 यहाँ पर गुणे में इधर गया तो क्या हो जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x = 70/10, 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसल, तो x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 7, ठीक है। अब x का मान मिला है, अब मुझे किसका वैल्यू निकालना है, y का। अब x का मान या तो समीकरण 2 में रखो या तो समीकरण 1 में रखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग यहाँ पर समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं x = 7 समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है, लिख दीजिए, सिंस 2x - y = -4, ठीक है। अब यहाँ पर 2 × x का मान कितना है, 7, -y = -4, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, -y = -4, ठीक है। अब 14 यहाँ पर प्लस में इधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस, सो -y = -4 + 14, सॉरी यहाँ पर ये प्लस में इधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस, सो यहाँ पर -14 आएगा, -y = अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। सो -4 -14, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मतलब मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18, बड़ा नंबर 14 है तो साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, तो यहाँ पर आएगा -18, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल, y का मान कितना मिलेगा, 18, ठीक है। बच्चों यहाँ पर ये जो x है वो क्या था, अंश, y वो क्या था, हर। यहाँ पर अंश क्या होगा, 7, हर क्या होगा, 18। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, इसलिए वह भिन्न बराबर। अब भिन्न हमने क्या दिया था, x/y। अच्छा x का मान कितना निकला, 7 बटे y का मान कितना निकला, 18, तो आंसर कितना आएगा, 7/18। ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा। समझ में आ रहा है, इस तरह से इसको सॉल्व करना था। चाहिए तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, 10 टन क्षमता वाले मालवाहक ट्रक में A और B ऐसे 2 प्रकार के बक्से भरे हैं। अब यहाँ पर क्या बोला है, एक ट्रक है, उसकी जो कैपेसिटी है वो है 10 टन, उसमें A और B ऐसे 2 प्रकार के बक्से भरे हैं, ठीक है। और आगे आपको क्या बोला है, यदि A प्रकार के 150 बक्से तथा B प्रकार के 100 बक्से भरे हैं तो
ट्रक की 10 टन की क्षमता पूर्ण होती है। और आपको आगे क्या बोला है, अगर ए प्रकार के 150 बक्से और बी प्रकार के 100 बक्से अगर हम लोग भरेंगे उसके अंदर, तो उसकी जो 10 टन की क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। समझ में आ रहा है। और आगे आपको बोला है यदि ए प्रकार के 260 बक्से भरे तब उस ट्रक की 10 टन की क्षमता पूर्ण करने के लिए बी प्रकार के 40 बक्से लगते हैं। और आपको बाद में क्या बोला है, अगर हम लोग उस ट्रक के अंदर 260 बक्से ए प्रकार के भरेंगे तो 10 टन की क्षमता पूर्ण करने के लिए बी प्रकार के 40 बक्से लगते हैं। ठीक है। और आगे आपको क्या बोला है, तो प्रत्येक बक्से का भार ज्ञात करो। मतलब यहां पर मुझे ए प्रकार के बक्से का वजन कितना है वो ज्ञात करना है, बी प्रकार के बक्से का वजन कितना है वो ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है। मुझे यहाँ पर बक्से का वजन ज्ञात करना है, वो हमें नहीं पता है। समझ में आ रहा है। अब इस सवाल को करने के लिए आपको एक उदाहरण समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो मेरे पास ए प्रकार का बक्सा है, ठीक है, और इस बक्से का वजन 5 किलोग्राम है। समझ में आ रहा है। मेरे पास ए प्रकार का बक्सा है और इस बक्से का वजन कितना है, 5 किलोग्राम। और ऐसे मेरे पास 4 बक्से हैं। समझ में आ रहा है। मतलब ए प्रकार का बक्सा है, उसका वजन कितना है, 5 किलोग्राम। और ऐसे मेरे पास कितने बक्से हैं, 4 बक्से हैं। समझ में आ रहा है। और आगे देखिए मेरे पास बी प्रकार का बक्सा है और यहाँ पर एक बक्से का वजन कितना है, 10 किलोग्राम। मतलब यहाँ पर ए प्रकार के बक्से का वजन कितना है, 5 किलोग्राम, बी प्रकार के बक्से का वजन कितना है 10 किलोग्राम। और बी प्रकार के बक्से का वजन 10 किलोग्राम है और ऐसे मेरे पास कितने बक्से हैं, 7 बक्से हैं। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक बक्से का वजन 5 किलोग्राम है तो 4 बक्से का वजन कितना होगा, ठीक है। एक बक्से का वजन 5 किलोग्राम तो 4 बक्से का वजन कितना हो जाएगा, 20 किलोग्राम। कैसे निकालोगे, 5 को गुणा करोगे 4 से। एक बक्से का वजन 5 किलोग्राम है तो 4 बक्से का हमें निकालना है, 5 को गुणा करोगे 4 से, कितना आएगा, 20। समझ में आ रहा है। मतलब यहां पर 4 बक्से का वजन कितना हो जाएगा, 20 किलोग्राम। ठीक है। अब यहां पर देखिए एक बक्से का वजन 10 किलोग्राम है तो 7 बक्से का वजन कितना हो जाएगा, 70 किलोग्राम। क्या करोगे, एक बक्से का वजन 10 किलोग्राम गुणे कितने बक्से का निकालना है, 7 बक्से का, तो टोटल कितना वजन हो जाएगा, 10 को 7 से गुणा करो कितना हो जाएगा, 70 किलोग्राम। समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पर 4 बक्से का वजन कितना है, 20 किलोग्राम, 7 बक्से का वजन कितना है, 70 किलोग्राम। अब दोनों का वजन मिलाकर कितना हो जाएगा, अगर मैं दोनों को प्लस करूंगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पर 4 बक्से प्लस यहाँ पर 7 बक्से, 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11। तो 11 बक्सों का वजन कितना हो जाएगा, यहाँ पर 70 और 20, इसका 70 किलोग्राम और इसका कितना है, 20 किलोग्राम, कितना हो जाएगा, 90 किलोग्राम। समझ में आ रहा है। मतलब टोटल 11 बक्सों का वजन कितना हो जाएगा, 90 किलोग्राम। इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर ए प्रकार के बक्से का वजन कितना है, नहीं पता, और बी प्रकार के बक्से का वजन कितना है, नहीं पता। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे माना ए प्रकार के बक्से का वजन बराबर हो जाएगा x किलोग्राम, ठीक है, तथा बी प्रकार के बक्से का वजन बराबर हो जाएगा y किलोग्राम। समझ में आ रहा है। अब ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे, ठीक है। यहां से यहां तक मुझे पहली शर्त दी है, और पहली शर्त क्या दी है, 10 टन क्षमता वाले मालवाहक ट्रक में ए और बी ऐसे 2 प्रकार के बक्से भरे हैं। अब यहाँ पर क्या बोला है, एक ट्रक है, उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 10 टन है, और उसके अंदर ए और बी ऐसे 2 प्रकार के बक्से भरे गए, ठीक है। और आगे आपको क्या बोला है, यदि ए प्रकार के 150 बक्से तथा बी प्रकार के 100 बक्से भरे हैं तो ट्रक की 10 टन की क्षमता पूर्ण होती है। अब यहां पर क्या बोला है, यदि उस ट्रक के अंदर ए प्रकार के 150 बक्से और बी प्रकार के 100 बक्से अगर हम लोग भरेंगे तो उनका टोटल वजन कितना हो जाएगा, 10 टन। समझ में आ रहा है, क्योंकि 10 टन की क्षमता क्या हो रही है वहां पर,
पूरी हो रही है। मतलब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर कुल वजन कितना मिल रहा है, 10 टन मिल रहा है। समझ में आ रहा है। और ए प्रकार के कितने बक्से हैं, 150 बक्से, और बी प्रकार के बक्से कितने हैं, 100 बक्से हैं। समझ में आ रहा है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ए प्रकार के बक्से का वजन मुझे पता है क्या, नहीं पता, तो मैंने x किलोग्राम ले लिया। बी प्रकार के बक्से का पता है क्या, वजन नहीं पता है, तो मैंने यहाँ पर y किलोग्राम ले लिया। ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या बोला है कि ए प्रकार के कितने बक्से हैं, 150 बक्से, और बी प्रकार के कितने बक्से हैं, 100 बक्से। समझ में आ रहा है। और इस सभी बक्से अगर हम लोग मिला देंगे तो 10 टन की क्षमता पूर्ण होती है। मतलब सभी बक्सों का वजन कितना हो जाएगा, 10 टन। समझ में आ रहा है, क्योंकि 10 टन की क्षमता क्या हो रही है, पूरी हो रही है। अब यहाँ पर देखिए, अब 10 टन हमें कैसे मिलेगा, अब यहाँ पर देखिए एक बक्से का वजन x किलोग्राम है, तो 150 बक्से का वजन कितना हो जाएगा, x को गुणा करेंगे 150 से तो कितना हो जाएगा, देखो अब एक बक्से का वजन कितना है, x किलोग्राम, हमें कितने बक्से का निकालना है, 150 बक्से का। 150 को गुणा करेंगे x से तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 150x। समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पर 150 बक्से का वजन कितना हो जाएगा, 150x। और यहाँ पर एक बक्से का वजन कितना है, y किलोग्राम। ठीक है। बी प्रकार के बक्से का वजन कितना है, y किलोग्राम। तो ऐसे कितने बक्से, 100 बक्से, तो 100 बक्से का वजन कितना हो जाएगा, 100y। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर दोनों बक्सों का वजन कितना हो रहा है, 10 टन हो रहा है, क्योंकि 10 टन की क्षमता क्या हो रही है, पूरी हो रही है। तो यहां पर 150 बक्से का वजन प्लस 100 बक्से का वजन कितना हो जाएगा, 10 टन, क्योंकि 10 टन की क्षमता क्या हो रही है, पूर्ण हो रही है। तो ये पहला समीकरण आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहां पर लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा बच्चों, 150x प्लस 100y इज इक्वल टू, यहां पर मैं लिखता हूं 10 टन। बच्चों याद रखना, 1 टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम। 1 टन बराबर कितना होता है, 1000 किलोग्राम। समझ में आ रहा है। तो यहां पर लिख देते हैं। अब 10 टन की जगह एक काम करता हूं मैं, 1 टन का वजन कितना है, 1000 किलोग्राम, तो 10 टन का वजन कितना हो जाएगा, 10,000 किलोग्राम। ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे 10,000 और यहां पर लिख दीजिए 1 टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम। ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब 10 से डिवाइड हो रहा है, सब में 10 से भाग जाएगा। तो एक काम करते हैं, 10 से इसको भाग दे देते हैं। 10 से भाग दे दो, 0 0 कैंसिल, 10 से भाग दे दो, 0 0 कैंसिल, 10 से भाग दे दो, 0 0 कैंसिल। अब ये 10 मैंने सिर्फ समझने के लिए लिखा था आपको। ठीक है। आप डायरेक्ट 0 0 0 कट कर देना। अब यहां पर क्या समीकरण मिलेगा मुझे, 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1000। ठीक है। अब यहां पर देखो 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और ये 2 0, मतलब यहां पर सभी 5 से भाग जाएंगे। ठीक है। तो एक काम करो, 5 से भाग दे दो सब में। 5 दिए कितना हो जाएगा, 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और ये 2 0 बचा। ठीक है। मैंने क्या किया, दोनों पक्षों में 5 से भाग दे दिया। तो समीकरण क्या मिलेगा बच्चों आपको, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। इसको दे दीजिए समीकरण 1, क्योंकि आगे कुछ भी डिवाइड नहीं होगा। समझ में आ रहा है। अब हमें समीकरण 1 मिला है, दूसरी शर्त से हमें समीकरण दूसरा मिलेगा। समझ में आ रहा है। फिलहाल मैं इसको भी रफ कर देता हूं। चलिए यहां पर लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। अब यहां पर अगला शर्त क्या दिया है, यदि ए प्रकार के 260 बक्से, अब ए प्रकार के कितने बक्से हैं, 260। ठीक है। यदि ए प्रकार के 260 बक्से भरे तब उस ट्रक की 10 टन की क्षमता पूर्ण करने के लिए बी प्रकार के 40 बक्से लगते हैं। बी प्रकार के कितने बक्से लगते हैं, 40 बक्से। समझ में आ रहा है। अब यहां पर क्या बोला है, अगर ए प्रकार के 260 बक्से अगर उसके अंदर भरेंगे, ठीक है, तो 10 टन की क्षमता पूर्ण करने के लिए
40 बक्से कौन से लगेंगे, बी प्रकार के लगेंगे। अब यहां पर देखो ए प्रकार के 260 बक्से हैं, तो यहां पर ए प्रकार के बक्से का वजन कितना है, x किलोग्राम, तो 260 बक्से का वजन कितना हो जाएगा, 260 x हो जाएगा। और यहां पर बी प्रकार के बक्से का वजन क्या है, y किलोग्राम, तो 40 बक्से का वजन कितना हो जाएगा, 40y। समझ में आ रहा है। अब यहां पर क्या बोला है, दोनों अगर हम लोग उसके अंदर भरेंगे तो 10 टन की क्षमता पूर्ण होती है, मतलब दोनों का वजन मिलाकर कितना हो जाएगा, 10 टन हो जाएगा। समझ में आ रहा है। मतलब दूसरा समीकरण आपको मिलेगा 260x प्लस 40y इज इक्वल टू 10 टन। 10 टन को मैं लिखूंगा 10,000 किलोग्राम, और यहां पर आप लिख सकते हो 1 टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर देखिए 260 बक्से थे, तो इसलिए उनका टोटल वजन क्या हो जाएगा, 260x। 40 बक्से थे, तो 40 बक्सों का वजन कितना है, 40y। दोनों का वजन मिलाकर कितना हो जाएगा, 10,000 किलोग्राम, क्योंकि 10 टन की क्षमता पूर्ण हो रही है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे तो 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो समीकरण हमें क्या मिलेगा, 26x प्लस 4y इज इक्वल टू 1000। ठीक है, सब में 2 से भाग दे दो। ठीक है, सब में क्या करो, 2 से भाग दे दो। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 बचे 10, और ये 2 0 बचे। ठीक है, अब ये 2 यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था। आप डायरेक्ट कट करो, क्या करोगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 बचे 10, और ये 2 0। ठीक है, अब यहाँ पर समीकरण क्या मिलेगा, 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500। इसको दे दीजिए समीकरण 2। समझ में आ रहा है। अब एक काम करेंगे, इनको हल करेंगे। समान जोड़ी है क्या, 3x 13x समान जोड़ी नहीं है। आगे देखो 2y समान जोड़ी है, और चिन्ह भी क्या है, समान है। यहां पर भी प्लस है और यहां पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस दोनों समान चिन्ह है। समान चिन्ह होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200, और समीकरण दूसरा क्या है, 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500। माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सो यह हो जाएगा माइनस 13x माइनस 2y माइनस 500। ठीक है, 13 में से 3 में से 13 नहीं जाएगा, 13 में से 3 को माइनस करो कितना आएगा, 10x आएगा। बड़ा नंबर 13 है तो साइन कौन सा रहेगा, माइनस का। प्लस 2y माइनस 2y कैंसल इज इक्वल टू 200 में से माइनस करेंगे 500 को, नहीं जाएगा। 500 में से 200 को माइनस करो कितना आएगा, 300। बड़ा नंबर 500 है तो साइन कौन सा रहेगा, माइनस का। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल। क्या बचेगा बच्चों, 10x इज इक्वल टू 300। अब ये मल्टीप्लाई में देखिए तो क्या हो जाएगा, डिवीजन। तो x का मान कितना आएगा, 300 बटे 10। 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसल। x का मान कितना आएगा, 30। अब हमें x का मान मिला है, अब दूसरा क्या निकालना है, y का मान। तो एक काम करो, x बराबर 30 समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200 रख दीजिए। उसमें क्या हो जाएगा बच्चों, 3 इंटू एक्स का मान कितना है, 30 प्लस 2y इज इक्वल टू 200। 30 को 3 से गुणा करेंगे, 3 3 का कितना हो जाएगा, 9, और 0 कितना आएगा, 90। 90 प्लस 2y इज इक्वल टू 200। अब 90 प्लस में इधर के तो क्या हो जाएगा, माइनस। सो 2y इज इक्वल टू 200 माइनस 90। 2y इज इक्वल टू 200 में से 90 को माइनस करो कितना आएगा, 110। अब 2 यहां पर मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन। सो y का मान कितना आएगा बच्चों, 110 बटे 2। अब 2 से भाग दे दो, 2 से 110 में भाग दे दो, 2 बचे 10, 1 बचा 0, 2 बचे 10, कितना आएगा, 55। 2 एकम 2, 2 बचे 10, 1 बचा, 2 बचे 10। y का मान कितना आएगा, 55। ठीक है, अब x क्या था, a प्रकार के बक्से का वजन, y क्या था, b प्रकार के बक्से का वजन। तो आपको फाइनल लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, आंसर नंबर 1
ए प्रकार के बक्से का वजन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्रकार के बक्से का वजन कितना है 30 किलोग्राम। नंबर 2, बी प्रकार के बक्से का वजन बराबर हो जाएगा 55 किलोग्राम। ठीक है, इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। एक काम कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है, विशाल ने 1900 किलोमीटर के सफर में कुछ दूरी बस से और कुछ दूरी हवाई जहाज से पूरी की। अब यहाँ पर आपको क्या दिया है कि विशाल नाम का एक लड़का है, उसने कुछ दूरी बस से तय की है और कुछ दूरी हवाई जहाज से, और टोटल वो कितना किलोमीटर तय करता है 1900 किलोमीटर। अब सपोज करते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम मान लेता हूं मैं। ठीक है, सपोज करेंगे विशाल यहां से यहां तक जाता है, समझ में आ रहा है, और वो कितना दूरी तय करता है 1900 किलोमीटर। समझ में आ रहा है, वो यहां से चलना शुरू करता है और वो यहां तक जाता है। ठीक है, उसने कुल कितनी दूरी तय की है 1900 किलोमीटर। समझ में आ रहा है। अब यहां पर क्या बोला है कि कुछ दूरी उसने बस से तय की है और कुछ दूरी उसने किससे तय की है, हवाई जहाज से। तो हम लोग मानेंगे उसने यहां से यहां तक दूरी बस से तय की है और यहां से यहां तक उसने दूरी किससे तय की है, हवाई जहाज से। समझ में आ रहा है, मतलब उसने इतनी दूरी किससे तय की है, बस से, और इतनी दूरी किससे तय की है उसने, हवाई जहाज से। समझ में आ रहा है। अब कितना बस से तय किया है, कितना हवाई जहाज से तय किया है दूरी, वो हमें नहीं पता है। उसके बाद आपको क्या दिया है, बस का औसत वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब बस की जो स्पीड है वो कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर चल रही थी। ठीक है, तथा हवाई जहाज का औसत वेग 700 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहां पर क्या दिया है कि बस की जो स्पीड है, बस की जो एवरेज स्पीड थी वो कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो हवाई जहाज की स्पीड थी, उसकी जो गति थी वो कितनी थी, 700 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब हवाई जहाज यहाँ पर 1 घंटे में 700 किलोमीटर की दूरी तय कर रही थी। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या दिया है, यदि इस सफर को उसने 5 घंटे में पूरा किया। अब यहाँ पर क्या बोला है, अगर उसने ये जो सफर है वो कितने घंटे में तय किया है, 5 घंटे में, तो क्या बोला है, विशाल ने बस से कितने किलोमीटर सफर तय किया। अब यहां पर आपको पूछा है कि विशाल ने बस से कितना किलोमीटर तय किया है दूरी। अब बस से कितना किलोमीटर तय दूरी किया उसने नहीं पता है, हवाई जहाज से कितना किलोमीटर उसने दूरी तय किया है वो भी हमें नहीं पता है। तो हम लोग मानेंगे कि विशाल बस से कितना चलता है, x किलोमीटर, कितना चलता है, x किलोमीटर। मतलब यहां पर बस से वो x किलोमीटर दूरी तय करता है और हवाई जहाज से वो y किलोमीटर तय करता है। समझ में आ रहा है। तो यहां पर लिख देंगे, हल माना विशाल द्वारा बस से तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा x किलोमीटर। ठीक है, और दूसरा आएगा विशाल द्वारा हवाई जहाज से, ठीक है, हवाई जहाज से तय की गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा, y किलोमीटर। समझ में आ रहा है। मतलब यहां पर वो x किलोमीटर बस से तय करता है और y किलोमीटर हवाई जहाज से, दोनों मिलकर वो कितना तय करता है, 1900 किलोमीटर। अब यहां पर पहली शर्त क्या दी है, ये आपकी पहली शर्त है। समझ में आ रहा है। पहली शर्त आपको क्या दी है, विशाल ने 1900 किलोमीटर के सफर में कुछ दूरी बस से और कुछ दूरी हवाई जहाज से पूरी की। मतलब यहाँ पर क्या बोला है कि कुछ दूरी उसने बस से तय की है और कुछ दूरी उसने किससे की है, हवाई जहाज से। अब वो दोनों मिलकर कितना चलता है, 1900 किलोमीटर। मतलब x प्लस y, अगर मैं दोनों को प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 1900 किलोमीटर। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार
क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 1900, ठीक है। और इसको दे देंगे समीकरण 1, क्योंकि बस से वो x किलोमीटर चलता है और हवाई जहाज से y किलोमीटर, दोनों मिलाकर वो कितना चलता है, 1900 किलोमीटर। इसलिए पहला समीकरण बनेगा x प्लस वाई बराबर 1900, ठीक है। अब आगे क्या दिया है, आगे आपको क्या दिया है, दूसरी शर्त क्या दी है, बस का औसत वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब यहां पर बस का वेग, वेग मतलब होता है उसकी स्पीड, समझ में आ रहा है। बस का वेग कितना दिया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है, हवाई जहाज का औसत वेग 700 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं हवाई जहाज का वेग बराबर कितना दिया है, 700 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 घंटे में कितना चलती है, 700 किलोमीटर। समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है, यदि इस सफर को उसने 5 घंटे में पूरा किया। अब यहां पर क्या बोला है, ये जो सफर है उसने कितने घंटे में तय किया है, 5 घंटे में। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो बस से उसको कितना समय लगा वो हमें नहीं पता है, हवाई जहाज से कितना समय लगा वो भी हमें नहीं पता है, लेकिन दोनों से कितना समय लगा उसको, 5 घंटा। समझ में आ रहा है। अगर हमने बस से कितना समय लगा वो निकाल लिया, उसमें प्लस करेंगे हवाई जहाज से कितना समय लगा वो निकाल लिया, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 5 घंटा आएगा। अब हमें क्या निकालना है कि बस से उसको कितना समय लगा, और हमें क्या निकालना है कि हवाई जहाज से उसको कितना समय लगा। समझ में आ रहा है। तो चलो फिर, आपने साइंस में एक फॉर्मूला सीखा होगा, साइंस में आपने एक फॉर्मूला सीखा होगा, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। आपने साइंस में सीखा होगा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। चाल मतलब क्या होता है, चाल मतलब होता है स्पीड, जिसको गति भी बोलते हैं, जिसको वेग भी बोलते हैं। वेग आपको दिया है, बस का वेग दिया है, हवाई जहाज का भी वेग दिया है, मतलब आपको चाल दी हुई है। समझ में आ रहा है। दूरी, बस से कितना दूरी करता है, x किलोमीटर तय करता है, और हवाई जहाज से कितना करता है, y किलोमीटर। मतलब दूरी भी आपके पास है, समय आप निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है। तो आपके पास फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अब हमें समय निकालना है। अब ये डिवीजन में इधर के तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मतलब यहां पर हो जाएगा समय गुणे चाल बराबर हो जाएगा दूरी, ठीक है। अब यहां पर मुझे समय को निकालना है, तो एक काम करो, चाल मल्टीप्लाई में देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। समझ में आ रहा है। हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं, सिंस समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है कि बस से वो x किलोमीटर तय करता है, तो x किलोमीटर तय करने के लिए कितना समय लगता है। समझ में आ रहा है। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों, बस द्वारा x किलोमीटर तय करने में लगा समय बराबर, अब बस से उसको कितना समय लगता है, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। अब बस से कितना दूरी तय करता है वो, x किलोमीटर बट्टे उसकी जो चाल मतलब क्या होता है, उसकी स्पीड, उसका वेग कितना है, बस का वेग कितना है, 60, तो बट्टे में क्या आएगा, 60, ठीक है। तो यहां पर समय कितना हो जाएगा, x/60 घंटे। समझ में आ रहा है। मतलब उसको बस से कितना समय लगता है, x/60 घंटे। समझ में आ रहा है। और आगे अब उसको हवाई जहाज से कितना समय लगता है वो भी निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हवाई जहाज से y किलोमीटर तय करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा। अब हवाई जहाज से वो कितना किलोमीटर तय करता है, y किलोमीटर, मतलब दूरी कितना तय करता है वो, y किलोमीटर बट्टे
उसकी चाल, उसकी स्पीड कितनी है हवाई जहाज की? 700। तो यहां पर उसका समय क्या हो जाएगा? y/700 घंटे। समझ में आ रहा है? अब यहां पर बस से कितना टाइम समय लग रहा है उसको? x/60। और यहां पर हवाई जहाज से कितना समय लग रहा है? y/700। अब दोनों को मिलाकर उसको कितना घंटा लग रहा है? 5 घंटा। तो समीकरण क्या बनेगा? x/60 प्लस y/700 इज इक्वल टू टोटल कितना घंटा लग रहा है? 5 घंटा। तो कितना आएगा? 5। समझ में आ रहा है? इस तरह से आपका दूसरा समीकरण मिलेगा। अब इसको हल करोगे तो दूसरा समीकरण आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर लिखना पड़ेगा आपको, मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है? फिलहाल इसको हम रफ कर देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार दोनों मिलाकर कितना घंटा लगता है? 5 घंटा। तो क्या हो जाएगा? x/60 प्लस y/700 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। समझ में आ रहा है? अब यहां पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? आपको पता होगा अगर a/b प्लस c/d होता है तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? a का गुणा d के साथ, c का गुणा b के साथ, और ये नीचे इन दोनों का गुणा हो जाता है। मतलब a इंटू डी क्या हो जाएगा? ad, बीच में क्या है? प्लस c इंटू बी क्या हो जाएगा? cb बट्टे दोनों का गुणा कर दो, b इंटू डी क्या हो जाएगा? bd। इस तरह से यहाँ पर तिरक गुणा करना है। समझ में आ रहा है? बीच में प्लस का चिन्ह था तो प्लस का चिन्ह हमने लगा दिया। तो यहाँ पर क्या करोगे? a का गुणा 700 के साथ, तो सॉरी x का गुणा 700 के साथ, ठीक है? तो x इंटू 700 क्या हो जाएगा? 700x प्लस y का गुणा 60 के साथ करेंगे तो y इंटू 60 क्या हो जाएगा? 60y अपॉन दोनों का गुणा करेंगे। अगर 60 का गुणा करोगे 700 में तो कितना आएगा? 0 से करो, 0 0, वापस 0 से करेंगे, 0 0, फिर क्या होगा? 7 का 0 से करोगे 0, 7 का गुणा 6 से करोगे 6 7 तो कितना होता है? 42। तो आंसर कितना आएगा? 42,000। तो नीचे आएगा 42,000 इज इक्वल टू, यहां पर कितना बचा है? 5, ठीक है? नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या होगा? 1 होगा। अब आपको पता है अगर a/b इज इक्वल टू c/d होता है, अगर बीच में बराबर का चिन्ह होगा तो a का गुणा d के साथ कर रहा है, c का गुणा b के साथ, और बीच में कौन सा चिन्ह आएगा? बराबर का। तो a का गुणा करेंगे d के साथ बराबर c का गुणा करेंगे b के साथ, नीचे का मल्टीप्लाई नहीं होता है, ठीक है? तो यहां पर a का गुणा करेंगे d के साथ, ठीक है? इन दोनों का गुणा करेंगे। अब इसका गुणा 1 में करोगे तो वही आने वाला है। तो 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 5 का गुणा करेंगे 42,000 में, ठीक है? 42,000 में गुणा करेंगे 5 का, कितना आता है? देखो 0 0 0, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 चौके 20, 20 और 1 क्या होगा? 21, ठीक है? 2,10,000, 2,10,000, ठीक है? अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 10 से सब में भाग जाएगा, 10 से भाग दे दो, ठीक है? यहां पर देखो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। अब ये 10 तो मैंने सिर्फ समझने के लिए लिखा था, आप डायरेक्ट कट करो, 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो यहां पर क्या बचेगा बच्चों? 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000 बचेगा यहां पर, ठीक है? इसको दे दीजिए समीकरण 2। समझ में आ रहा है? फिलहाल मैं एक्स्ट्रा पार्ट को मिटा देता हूं यहां पर, ठीक है? चलिए अब यहां पर देखिए, पहला समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 1900। दूसरा समीकरण क्या है? 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000, ठीक है? अब यहां पर देखिए समान जोड़ी है क्या? नहीं है। समान जोड़ी बनानी पड़ेगी, तो मैं यहां पर y को समान करूंगा। मैं किसको समान करूंगा? y को। अब यहां पर देखिए पहला समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 1900, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या है? 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000, ये समीकरण 2 है, ठीक है? अब हमें किसको समान करना है? y को समान करना। अगर मैं x को समान करना चाहूंगा तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 70 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए 6 का गुणा करेंगे समीकरण 1 में, यहाँ पर 1 है, 1 का गुणा करेंगे समीकरण
2 में, तो यहां पर लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में 6 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, समीकरण 1 में 6 से गुणा कर दो, तो यहां पर क्या आएगा 6 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 6x प्लस 6 इंटू वाई क्या हो जाएगा 6y इज इक्वल टू, अब 6 का गुणा करेंगे 1900 में, 1900 में गुणा करेंगे 6 का 0 0, ठीक है। अब 9 छंग कितना होता है 54 हासिल 5, ठीक है। 6 कम 6 और 5 कितना होता है 11, कितना आएगा 11400, सो 11400 इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 3, ठीक है। इसको नया समीकरण दे दीजिए। उसके बाद अभी समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे 1 से, तो वही आने वाला है, तो यहां पर लिख दीजिए डायरेक्ट 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000, इसको दे दीजिए समीकरण 4, ठीक है। अब यहां पर देखिए समान जोड़ी समान चिन्ह, समान चिन्ह होगा तो समीकरण को क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो चलिए फिर समीकरण 3 में से समीकरण 4 को क्या कर दो माइनस कर दो, तो लिख देते हैं यहां पर समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है। फिलहाल ये रफ वर्क में मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए समीकरण 3 क्या है 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 11,400, और समीकरण 4 क्या है 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000, ठीक है। अब हमें क्या करना है माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा, अब ये प्लस 70 है माइनस 70 प्लस 6y माइनस 6y प्लस 21,000 क्या हो जाएगा माइनस 21,000। बच्चों यहाँ पर प्लस 6y और माइनस 6y क्या हो जाएगा कैंसल। अब यहाँ पर देखिए 6 में से 70 नहीं जाएगा, 70 में से 6 को माइनस करो कितना आएगा 64x आएगा, ठीक है। बड़ा नंबर 70 है तो चिन्ह कौन सा रहेगा माइनस का, बराबर 11,400 में से माइनस करेंगे 21,000 को, 11,400 में से 21,000 नहीं जाएगा, तो 21,000 में से माइनस कर दो 11,400 को, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आएगा 0 0, 0 में से 4 नहीं जाएगा, हाथ से लेगा 10 में से 4 गया 6, अब 0 में से 1 नहीं जाएगा, हाथ से लेगा 10, 10 में से 1 गया कितना होगा 9, 1 में से 1 गया कितना आएगा 0, तो यहाँ पर कितना आएगा 9,600। बड़ा नंबर कौन सा है 21,000, चिन्ह कौन सा रहेगा माइनस का रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों कैंसल, क्या बचेगा 64x इज इक्वल टू 9,600। अब ये मल्टीप्लाई में इधर के तो क्या होगा डिवीजन, x का वैल्यू कितना आएगा 9,600 अपॉन 64, ठीक है। अब किससे कट हो रहा है 2 से कट हो रहा है, कट कर दो, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ठीक है। अभी 9 है यहाँ पर, 2 चौक 8, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 और 2 0, x का मान कितना आएगा 4,800 बट्टे 32, वापस किससे कट हो रहा है 2 से हो रहा है, कट कर दो, 2 एकम 2, ठीक है, 1 बचा, यहाँ पर कितना 32 आया ना, हाँ 2 से कट कर दो, 2 एकम 2, ठीक है। उसके बाद में कितना है 12 हो गया, 2 छन 12, इसको भी कट कर दो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और ये 2 0, ठीक है। अब यहां पर किससे कटेगा वापस 2 से कट कर दो, कितना आएगा बच्चों 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 2 0 आ गए इधर, x बराबर कितना आएगा 1200 बट्टे 8, 8 से डायरेक्ट कट कर दो, ठीक है, या तो 2 से कट करो, 2 चौक 8, 2 छन 12 और 2 0, x का वैल्यू कितना है 600 बट्टे 4, ठीक है। वापस 2 से कट हो रहा है, कट कर दो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 0, अब 2 से कट कर दो वापस, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 10 हो गया, 2 बचे 10 और 0, x का वैल्यू कितना आया 150। अभी x क्या था, x क्या है
बस द्वारा तय की गई दूरी, और हमें यही निकालना था। तो आपको फाइनल आंसर में लिखना पड़ेगा। फाइनल क्या लिखोगे बच्चों, यहां पर आंसर लिखे तो आंसर बस द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। समझ में आ रहा है? अगर चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अभी हमने प्रश्न संग्रह 1.5 कंप्लीट कर दिया है। समझ में आ रहा है? इसके बाद हम करेंगे प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1। समझ में आ रहा है? तब तक के लिए बाय।